नमस्कार, मैं हूं अमित राज और ये है क्लास 12 के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एनसीईआरटी का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलिए सीखते हैं। इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। यहाँ हिंदी इंग्लिश का किसी को इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी है। आपके पास हिंदी में भी अवेलेबल होगा, जिनके पास इंग्लिश में है वो इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगा। आप सॉल्यूशन सीखिए यहाँ, और जो मैं समझाना चाहता हूँ वो सीखिए। दिया हुआ है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है ये कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery। समझिए क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में जो कार की बैटरी है उसका ईएमएफ दिया हुआ है। मैं पहले लिखता हूं इसके लिए। ईएमएफ दिया हुआ है ई का वैल्यू, और ये है सॉल्यूशन में कर रहा हूं इसका। ई का वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट। उसके बाद फिर दिया हुआ है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, और इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से लिखते हैं, और ये दिया हुआ है 0.4 ओम। उसके बाद फिर आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से जो मैक्सिमम करंट लिया जा सकता है उसका वैल्यू आई के वैल्यू को निकालना है, लेकिन ये मैक्सिमम वाला होना चाहिए। ये कितना होगा? चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर से समझते हैं यहाँ कि कैसा है। ये मान लेते हैं कि हमारा बैटरी है और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। आपको याद होगा कि हम लोग जब बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं या सेल को, तो इस तरीके से करते हैं। और इसमें इसका इंटरनल रेसिस्टेंस और ईएमएफ दिया हुआ है। ईएमएफ ई का वैल्यू है 12 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 ओम। और तब आपसे पूछ रहा है कि इससे मैक्सिमम करंट कितना होगा। ध्यान से समझिएगा इसको कि अगर करंट केवल पूछता तो किसी भी बैटरी से या सेल से फ्लोइंग करंट के वैल्यू को लिखते हैं तो फॉर्मूला होता है E डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल आर। लेकिन यहाँ बोला कि मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या होगा, महत्तम धारा का मान क्या होगा। तो मैक्सिमम करंट कब होगा? जब इस सेल को हम लोग किसी सर्किट में कनेक्ट करेंगे और अगर उस सर्किट का रेसिस्टेंस 0, तो उस स्थिति में इस सेल से फ्लो होने वाले करंट को हम लोग मैक्सिमम करंट कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मतलब जिस सर्किट से हम कनेक्ट कर रहे हैं, बाह्य प्रतिरोध का मान वो 0 होगा, तभी मैक्सिमम करंट होगा। तो अगर यहाँ इस फॉर्मूला से हम आई मैक्स के वैल्यू को निकालें फॉर मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट आई मैक्स के लिए लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा E डिवाइडेड बाई कैपिटल R मतलब बाह्य प्रतिरोध एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और इसका वैल्यू होना चाहिए 0। तो क्या ये हो जाएगा 0 प्लस स्मॉल आर। या अगर आप आई मैक्स के लिए लिखेंगे तो आई मैक्स इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला मिल जाएगा E डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ये खुद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और आपको इसको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं किसी बैटरी या सेल से आपसे मैक्सिमम करंट पूछ दे तो मैक्सिमम करंट निकालने के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे आई मैक्स इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई आर, जहां E कहने का मतलब सेल का ईएमएफ होगा, विद्युत वाहक बल, और स्मॉल आर कहने का मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस। अब जरा क्वेश्चन पे आ जाइए यहाँ कि हम लोग को अगर आई मैक्स को निकालना है तो E का वैल्यू दिया हुआ है 12 और डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का वैल्यू है 0.4। अगर हम पॉइंट को यहाँ से हटा दूं तो ऊपर 10 आ जाएगा। 4 से अगर कैंसिल कर दे तो यहाँ 4 3 12 हो जाएगा, तो 3, और अगर 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आई मैक्स इज इक्वल टू 3 10 जा 30 मिल जाएगा। और चूंकि करंट निकाल रहे हैं तो ये होगा एम्पियर में, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। और जब भी मैक्सिमम करें, देखो एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स टाइपिकल होते हैं कि उस टाइप का एक प्रॉब्लम अगर आपने सीख लिया तो आगे आपको जिस भी बुक से आपको सॉल्व करना हो, जहां भी आप क्वेश्चन को देखो वहां क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस शर्त यही है कि आपको इसके लिए ये टाइप समझ में आना चाहिए अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आई मैक्स के लिए आप फॉर्मूला E डिवाइडेड बाई आर का यूज करेंगे, जहां कैपिटल E ईएमएफ हो गया, स्मॉल आर इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। और इस शर्त को भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी सेल या बैटरी से मैक्सिमम करंट फ्लो होने के लिए एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के वैल्यू को 0 होना चाहिए, क्योंकि बाहर से कोई प्रतिरोध नहीं होगा तभी ना मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। अगर कोई बाहर प्रतिरोध होगा तो धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न कर देगा, तो उस बैटरी या सेल से महत्तम धारा फ्लो नहीं हो सकती है। तो महत्तम धारा के लिए बाह्य प्रतिरोध का मान 0 होना चाहिए, और तब E बाई स्मॉल आर करके आप आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। देखिए बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट दिया हुआ है एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ओम इज
कनेक्टेड टू अ रेसिस्टर 10 वोल्ट ईएमएफ और 3 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस का एक बैटरी को एक रेसिस्टर से मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टर से उसको कनेक्ट किया हुआ है। आगे कहता है इफ द करंट इन द सर्किट, मैं पहले इसको लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ईएमएफ को लिखते हैं। तो बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट दिया हुआ है, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर का वैल्यू 3 ओम है और कह रहा है कि इसको एक रेसिस्टर से कनेक्ट किया हुआ है। आगे कहता है इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, अगर मान लेते हैं कि सर्किट में करंट आई का वैल्यू 0.5 एम्पियर है, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। तो आपसे कह रहा है कि जो रेसिस्टेंस आपने लिया था एक्सटर्नल, उस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस कितना होगा। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज। जब सर्किट को हम लोग बंद करते हैं तो उस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा, मतलब भी के वैल्यू को आपको निकालना है। सॉल्यूशन से पहले इसका फिगर को समझते हैं। और देखिए एक बात आपको क्लियर रखना चाहिए कि जब भी कभी हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके रखें, जिससे कि आपको यहाँ जो क्वेश्चन है वो तो समझ में आए ही आए, और इसके बाद इस टाइप के जहाँ भी क्वेश्चन मिल जाए, चाहे एग्जाम में मिल जाए, कोई मॉडल पेपर में मिल जाए, किसी बुक में मिल जाए, तो हर हाल में आप उस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर दें। वो आपका अप्रोच एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ फिगर से इसका ड्रॉ करते हैं कि ये मान लेते हैं कि आपका सेल है और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है। इसको ला करके हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मान लेते हैं कि ये है, और ये जो कनेक्ट किया हुआ है इसमें बीच में मान लेते हैं यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, और ये आपका पूरा सेल हो गया। अब जो डेटा दिया हुआ जरा मैं फिगर में इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि सबसे पहले सेल का ईएमएफ ई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 10 वोल्ट, और सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस आर का वैल्यू दिया हुआ है 3 ओम, और ये आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। जब आप कनेक्ट करेंगे और स्विच को यहाँ ऑन करेंगे तो इसलिए करंट इसमें फ्लो होगा, और जब करंट फ्लो होगा तो करंट आई जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है, मैं इसको अंदर लेता हूँ आई का वैल्यू, और ये कह रहा है कि 0.5 एम्पियर है। तो आपसे कह रहा है कि इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर का वैल्यू क्या होगा और इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लेते हैं यहाँ फॉर्मूला को कि सिंस फॉर्मूला जानते हैं कि किसी भी सर्किट में जब हम बैटरी या सेल को कनेक्ट करते हैं तो उसमें फ्लोइंग करंट आई के वैल्यू को लिखें तो फॉर्मूला होता है ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर और प्लस स्मॉल आर, ये होता है फॉर्मूला। अगर इसमें से अगर हमको कैपिटल आर का वैल्यू निकालना है, आप चाहो तो दो तरीके हैं इसके, वो रख करके वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर पहले हम आर के लिए निकालना है तो इक्वेशन भी सेट कर लेते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू लिखेंगे तो ई डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा। अगर आपको कैपिटल आर यहाँ से निकालना है तो ई डिवाइडेड बाई आई और माइनस स्मॉल आर भी कर सकते हैं। ये देखिए आपका मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। आप चाहें तो इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं कि अगर सेल का ईएमएफ दिया हो, सेल से फ्लोइंग करंट का वैल्यू दिया हुआ हो, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ हो, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के लिए आप इस फॉर्मूला को यहाँ से अप्लाई करके और तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ये भी अप्रोच। अब यहाँ अगर हम वैल्यू को पुट कर ले तो सीखिए क्या होगा कि अब नाउ कैपिटल आर इज इक्वल टू लिखते हैं तो ई का वैल्यू आप देख लो 10 वोल्ट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई नीचे दिखे अगर स्मॉल आर का वैल्यू तो ये 3 है, और माइनस अगर हम करते सॉरी आई का वैल्यू लेना है, माफ़ कीजिएगा आई का वैल्यू लेना है तो ये 0.5 हो जाएगा, और माइनस स्मॉल आर का वैल्यू लेते हैं तो ये यहाँ हो जाएगा 3। आप पॉइंट हटाएंगे तो आपको याद होगा कि यहाँ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं तो 2, तो ये 2 10 जा हो जाएगा यहाँ 20 और -3 यानी कि कैपिटल आर के लिए निकालते हैं तो उस स्थिति में 20 - 3 बराबर हो जाएगा 17, और ये रेसिस्टेंस है तो ओम हो जाएगा, और ये होगा आपका आंसर। तो इस तरीके से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आते हैं। अब कह रहा है कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज। जब सर्किट क्लोज हो, सर्किट क्लोज कहने का मतलब ये स्विच को ऑन किया हुआ है तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है। अब करंट फ्लो हो रहा है तो पूछेगा आपसे कि इसका टर्मिनल सेल का या बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू वही होगा जो यहाँ नीचे का पोटेंशियल होगा, चूंकि अगर इस सेल के साथ, अब बात को समझिएगा, यहाँ एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा कि इस सेल के साथ इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को देखें तो ये पैरेलल टाइप में है, और पैरेलल टाइप का वो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि इस पैरेलल टाइप में सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है।
जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और अगर सीरीज टाइप में रहेगा तो सबसे करंट सेम होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा था उस पर ध्यान दीजिएगा कि अगर इंटरनल रेसिस्टेंस से इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की तुलना करें तो इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस सीरीज टाइप में होता है। आपको लगा कि ये कैसे होगा, मैं जरा एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आप ध्यान देना कि अगर सेल से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को ले तो वो पैरेलल टाइप में होगा, लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज टाइप में होता है। हो गया ना कंफ्यूजन? अब जरा इसको क्लियर करते हैं। अगर मान लो कि ये स्विच यहाँ है, इसको खोल के अगर हम सीधा कर दें, जब सीधा कर देंगे तो बताओ ये पूरा एक लाइन पर इस जितना करंट इस कैपिटल आर से फ्लो हो रहा है उतना ही करंट इस स्मॉल आर से भी होगा, तो एक ही लाइन पे स्ट्रेट हो जाएगा ना ये। तो इस कारण से इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस सीरीज टाइप में होता है इस सर्किट में जो मैं बनाया हुआ हूँ यहाँ। लेकिन अगर आपका सेल से कहेगा तो इस सेल के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है, देखिए ना दोनों का एक एंड यहाँ पे कनेक्ट किया, दूसरा एंड यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले ब्रांच का है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाले ब्रांच का भी होगा। तो सेल के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस पैरेलल टाइप में, लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस सीरीज टाइप में होता है। एक ही सर्किट, एक ही फिगर, दो कॉन्सेप्ट। ये अगर आपको क्लियर हो गया तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा काम केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं है, 1 मिनट में मैं सॉल्व कर सकता हूं इसको, लेकिन जब आपका अप्रोच पूरा क्लियर रहेगा तो आप ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएं आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एंड एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर प्रैक्टिस। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ हम क्या करते हैं, आपको कह रहा है कि इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बैटरी का, तो आपको क्या चाहिए, भी का वैल्यू। अब जब भी चाहिए आपको तो भी इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं आई आर। हम क्या करते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का, तो जो एक्सटर्नल का होगा वही तो इंटरनल का भी होगा। अभी मैंने बताया कि पैरेलल टाइप में सेल के साथ होता है ये, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही आपके इस सेल का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब इससे करंट ले रहे हैं तो। और आपने याद किया होगा डेफिनेशन, जरा मैं और इसको लंबा करता हूं, ध्यान देना इस पे कि अगर सेल से कोई करंट ना लिया जाए तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उसका विद्युत वाहक बल ईएमएफ कहलाता है। और जब सेल से करंट लेते हैं और तब उसके दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तब जाके देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर मैंने कवर किया हुआ है, वहां आपको आराम से मिल जाएगा ये सारे कॉन्सेप्ट। तो चलिए यहाँ क्या करना है हमको कि हमको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का, अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसका, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। और बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ रखते हैं I का वैल्यू, ऑलरेडी हमको दिया हुआ है कि सर्किट में करंट 0.5 हो रहा एम्पियर फ्लो हो रहा है, और हमने निकाला एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना, 17 ओम। मल्टीप्लाई करते हैं 17 × 25 85 हो जाएगा, और पॉइंट है तो 8.5 और वोल्ट, ये हो जाएगा आंसर। एक बात और देखिए यहाँ पे आप क्लियर करके रखना कि ईएमएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 10 वोल्ट, और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकल के आता है 8.5 वोल्ट। तो यहाँ से हम ये बात भी क्लियर कर सकते हैं कि ईएमएफ का वैल्यू जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है, और कह सकते हैं उल्टा भी इसका कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के वैल्यू से कम होता है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3 दिया हुआ है। इसमें दो पार्ट में करके प्रॉब्लम है, ए और बी में। ए में दिया हुआ है 3 रेसिस्टर्स 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 रेसिस्टर्स हैं, उसको सीरीज में कंबाइन किया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका टोटल रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन का क्या होगा। जरा सीखते हैं, यहाँ सॉल्यूशन हम लोग करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। तो R1 का वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को 1 ओम, R2 का वैल्यू दिया हुआ है और ये है 2 ओम, और R3 का वैल्यू दिया हुआ है और ये है 3 ओम। अब आपसे कह रहा है कि तीनों को सीरीज टाइप में कनेक्ट किया हुआ है, तो सीरीज में कनेक्ट करने पर इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा या टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, आरएस का मान निकालना है। जरा फिगर से भी इसको सीखते हैं कि क्या है इसमें, कि मान लेते हैं ये आपका R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका R3 है, और इन तीनों को कनेक्ट किया हुआ है सीरीज टाइप में। R1 यहाँ हुआ, R2 यहाँ हुआ, R3 यहाँ हुआ,
और सीरीज टाइप कॉम्बिनेशन तो आपको याद ही होगा कि अगर हम लोग इस तरीके से सीरियल वाइज कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से कि अगर सेम करंट सबसे फ्लो होता हुआ हो तो वो कॉम्बिनेशन सीरीज टाइप कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो इसका रेसिस्टेंस पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट क्या होगा या टोटल रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन का क्या होगा। तो हम लोग चूंकि जानते हैं सीरीज टाइप के लिए कि RS इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसा अगर हम तीनों को, चूंकि RS निकालना है सीरीज टाइप का, तो तीनों को ऐड कर लेते हैं। अब अगर लिखते हैं यहाँ तो देखिए R1 का वैल्यू 1 प्लस R2 का वैल्यू 2 प्लस R3 का वैल्यू 3 लिख देते हैं। ऐड कर लेंगे तो 1 2 3 और 3 6 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 6 ओम एंड दिस विल बी द 6 ओम रेसिस्टेंस ऑफ द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ये निकल के आ गया हमारा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, बी का सॉल्यूशन। बी में क्या कहता है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट, मतलब EMF दिया हुआ है बैटरी का जिससे कनेक्ट करते हैं इस कॉम्बिनेशन को, और ये दिया हुआ है 12 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस, मतलब आंतरिक प्रतिरोध लगभग बहुत कम है, वो नेग्लिजिबल है। तो आपसे कह रहा है ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टर, प्रत्येक रेसिस्टर से आपको पोटेंशियल ड्रॉप को निकालना है, विभव पतन को निकालना है। जरा फिगर से समझिए कि इसी कॉम्बिनेशन में ला करके हम एक सेल को जोड़ देते हैं या बैटरी को जोड़ देते हैं और इसका दिया हुआ है EMF E। तो आपसे कह रहा है कि अब प्रत्येक पर के पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही हुआ कि पहले वाले के एंड पर का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फिर दूसरे वाले का क्या होगा, फिर तीसरे वाले को क्या होगा, तो ये आपको निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा कि ये टोटल रेसिस्टेंस जो इसका निकाले हुए हैं इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में, वो ऑलरेडी है आपका 6 ओम। तो RS इज इक्वल टू हम 6 ओम लिखते हैं। और अब देखिए निकालते हैं यहाँ से हम करंट को कि इस सर्किट में टोटल करंट कितना होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस तो क्वेश्चन में कह दिया कि वो नेग्लिजिबल है, 0 मान लेंगे उसको। तो अगर I के लिए लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है V डिवाइडेड बाई R। V के बदले यहाँ EMF दिया हुआ है E और R के बदले टोटल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो सीरीज टाइप का है वो है RS। तो E डिवाइडेड बाई RS हो जाएगा। अब चलिए इसमें E के वैल्यू को रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 12 वोल्ट और डिवाइडेड बाई RS के वैल्यू को रखते हैं तो ये हो जाएगा 6, कैंसिल कर लेंगे तो I का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 2 और एम्पियर, मतलब करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। अब जब 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो वो तो 2 एम्पियर का करंट पूरे से जाएगा चूंकि सीरीज टाइप में है। और जब सीरीज टाइप में है तब अब नाउ हम निकालते हैं यहाँ पहले वाले का पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का डिफरेंस फर्स्ट वाले का, इसको लिखते हैं V1। तो बताइए करंट जो I फ्लो होगा वो तो हमने निकाल लिया और यही I करंट इस तीनों से होकर के जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे तो IR1 हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ से I का वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई R1 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में पहले ही 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट हो जाएगा यहाँ से। और V2 को निकालते हैं सेकंड वाले पर का पोटेंशियल ड्रॉप, तो ये हो जाएगा I करंट तो सब में कॉमन है और ये R2 हो जाएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई R2 का वैल्यू देखिए 2 ओम दिया हुआ है तो यहाँ 2 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 वोल्ट। और यहाँ से V3 को निकालते हैं तो IR3 होगा। अब यहाँ देखो I का वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाई R3 के वैल्यू को लिखते हैं तो ये 3 ओम दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करिए 2 3 जा 6 और वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रत्येक पर का पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा। ये सेकंड का आंसर हो गया और फर्स्ट के लिए पूछ रहा है टोटल रेसिस्टेंस, तो यहाँ हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन अब कोई भी आपके सामने आ जाएगा किसी भी बुक से तो आप आराम से सॉल्व कर दीजिएगा, बस आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी के NCERT का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 पार्ट में ये भी क्वेश्चन है, A और B में। फर्स्ट A पार्ट में दिया हुआ है द रेसिस्टर 3 रेसिस्टर्स 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा जरा देखते हैं यहाँ सॉल्यूशन इसका A का, कि अगर दिया हुआ है पहला रेसिस्टेंस R1 का वैल्यू और ये है 2 ओम, अगला रेसिस्टेंस R2 दिया हुआ है और ये है 4 ओम, और अगला रेसिस्टेंस R3 दिया हुआ है और ये है 5 ओम, और कह रहा है इन सबको कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। तो पैरेलल में करंट कनेक्ट करने पर टोटल रेसिस्टेंस को अगर मान लेते हैं RP
तो आरपी का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। जरा फिगर भी बना लेते हैं इसका कि ये मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट रेसिस्टर है, ये हुआ R1, उसके बाद ये मान लेते हैं सेकेंड रेसिस्टर है R2, और ये मान लेते हैं थर्ड रेसिस्टर है, और ये है R3, और तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में, ये कनेक्ट किया हुआ है। तो जब कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ R1 हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ, तो आपको याद होगा कि पैरेलल टाइप में सॉल्व करने का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। तो सिंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि पैरेलल टाइप के लिए RP 1/RP लिखते हैं इन्वर्स में, तो 1/RP इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर 3 है तो आगे होता तो और आगे ऐसे ही ऐड करते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ वैल्यू को 1/R1 का वैल्यू हो जाएगा 2 1/2 प्लस 1/ यहाँ R2 का वैल्यू 4 और प्लस 1/R3 का वैल्यू 5 हो जाएगा। जब सॉल्व कर लेंगे तीनों का एलसीएम तो हो जाएगा 20, आप ले सकते हैं इसका एलसीएम 20, और यहाँ कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करने पर 10, 4 से डिवाइड करने पर 5 और 5 से डिवाइड करने पर 4, ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 19, ऊपर 10 प्लस 5 15 4 19 और डिवाइडेड बाई 20, ये निकल के आया 1/RP के लिए। सो अगर हम RP लिखना चाहें यहाँ मतलब पैरेलल टाइप के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये 20 डिवाइडेड बाई 19 ओम, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड बी जो कह रहा है उसके लिए देखते हैं कि कह रहा है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस, मतलब 20 वोल्ट दिया हुआ है बैटरी का EMF, इससे इसको कनेक्ट किया जाता है इस कॉम्बिनेशन को, पूरे कॉम्बिनेशन को, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, 0 है, तब कह रहा है डिटरमाइन द करेंट थ्रू ईच रेसिस्टर एंड द टोटल करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। टोटल करंट भी आपको निकालना है और ईच ब्रांच से जो ईच रेसिस्टर से करंट फ्लो हो रहा है वो भी निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देते हैं यहाँ कि इसको ला करके हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से, और इस बैटरी के लिए दिया हुआ है आपको EMF का वैल्यू वो E है। तो आपसे कह रहा है कि हर ब्रांच से करंट कितना फ्लो करेगा इसको निकालिए। तो मान लेते हैं यहाँ करंट I जा रहा है, ये I करंट जब यहाँ इंटर करेगा तो देखिए तो ये 3 ब्रांच में बढ़ जाएगा ना। यहाँ मान लेते हैं I1 है, यहाँ मान लेते हैं I2 है और इसमें मान लेते हैं I3 है। ये तीनों आ करके फिर से यहाँ मिलेगा और फिर से ये तीनों मिल करके यहाँ हो जाएगा ये I, और ये I करंट इस तरीके से फ्लो होता हुआ है। तो हम लोग को निकालना है अगर इसमें से करंट को, तो पहले क्या करते हैं कि हम लोग को EMF E का वैल्यू दिया हुआ है, तो इससे अगर हम लोग देखें कंपेयर करके तो सारे ब्रांच चूंकि पैरेलल टाइप में कनेक्ट किए हुए हैं, तो जितना सेल जो है सेल का EMF है वही EMF पहले वाले पर भी अप्लाई होगा, वही दूसरे पर भी अप्लाई होगा और वही तीसरे पर भी अप्लाई होगा। तो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तीनों से फ्लो होने वाले करंट को। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर से E का वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर हम लिखें हेयर I1 के वैल्यू को, या हम लोग अगर सिंस करके लिखते हैं पहले बेसिक फॉर्मूला, तो सिंस I इज इक्वल टू अगर फॉर्मूला लिखें तो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा E और डिवाइडेड बाई R, ऐसा कर सकते हैं किसी भी ब्रांच के लिए, क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस तो हम लोग को 0 दिया हुआ है, नेग्लिजिबल है। तो अब यहाँ से लिखते हैं सो अगर I1 को निकालना चाहें तो E डिवाइडेड बाई R1 कर सकते हैं ना। ये देख लीजिए यहाँ कि E जो है इसका EMF R1 पर भी उतना ही लगा, R2 पर भी उतना ही लगा, R3 पर भी उतना ही लगा, क्योंकि सारे पैरेलल टाइप में कनेक्ट किए हुए हैं। तो इस कारण से हम लोग आराम से यहाँ निकाल सकते हैं I1 के वैल्यू को। देखिए E का वैल्यू दिया हुआ है आपका 20 और डिवाइडेड बाई, या मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, ये है 20 डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू लिखते हैं तो 2, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 10 एम्पियर। वैसे ही एंड I2 को लिखते हैं तो ये हो जाएगा E डिवाइडेड बाई R2, रखिए यहाँ तो E का वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई R2 का वैल्यू है 4, कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ हम लोग को मिल जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 एम्पियर। और ऐसे ही I3 के वैल्यू को निकाल लेते हैं तो E डिवाइडेड बाई हो जाएगा R2 और तब यहाँ से सॉरी R3, और तब यहाँ से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20 और बाई R3 का वैल्यू 5 दिया हुआ है, कैंसिल कर लेंगे तो 4 एम्पियर। मतलब I1 I2 I3 जब आपको निकल के आ गया तो नाउ अगर पूरे सर्किट में आगे भी बोला कि एंड टोटल करेंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से टोटल करंट कितना लिया गया वो भी निकालना है। तो बैटरी से टोटल करंट को अगर I लेते हैं तो देखिए तो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा ना, तीनों को ऐड कर दीजिए तो I इज इक्वल टू 10 प्लस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 19 एम्पियर। तो यहाँ से हम लोग को टोटल करंट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब जरा इसमें कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं कि जब पैरेलल टाइप में रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया तो टोटल रेसिस्टेंस का वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं
और ये निकल के आ गया आंसर। अब जब कह रहा है कि इसको हम ईएमएफ वाले किसी बैटरी से कनेक्ट किया है, तो ये जो ईएमएफ होगा वो सभी पर पैरेलल टाइप में जब कनेक्टेड है तो सेम पोटेंशियल को अप्लाई करेगा। इसमें पोटेंशियल सेम होगा, करंट डिफरेंट डिफरेंट होगा पैरेलल टाइप में। और सीरीज टाइप में क्या होता है कि सबका करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने समझा दिया है उसको। तो यहाँ सबके करंट को हम निकाल लेते हैं और इस तरीके से फिर टोटल करंट को हम ऐड करके और बैटरी से ड्रॉ किए गए करंट को निकाल लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, एनसीईआरटी के करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें कि एट रूम टेम्परेचर मीन्स 27.0 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है, तो द रेसिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। देखो क्या दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं यहाँ सॉल्यूशन में कि सबसे पहले कह रहा है टेम्परेचर T1 का वैल्यू दिया हुआ है और ये है 27 डिग्री सेल्सियस, और इस पर कह रहा है कि रेसिस्टेंस R1 का वैल्यू दिया हुआ है और ये है 100 ओम। आगे है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेसिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। कह रहा है कि इफ क्या होगा इसका टेम्परेचर जब इसका रेसिस्टेंस 117 ओम हो जाता है। मतलब आपसे T2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है कब, जब R2 का वैल्यू 117 ओम हो जाता है तब के लिए। गिवन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेसिस्टर इज 1.70 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। मीन्स अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ और ये है 1.70 इंटू 10⁻⁴ और ये है पर डिग्री सेल्सियस। तो आपको निकालना है इसमें कि T2 का वैल्यू क्या होगा। याद करिएगा जब हम लोग पढ़ रहे थे टेम्परेचर रेसिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस ऑन टेम्परेचर इस टॉपिक को, तो वहाँ हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस के लिए अलग से फॉर्मूला ही डिराइव कर लिया था। और अगर आपने यह ध्यान दिया होगा तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि सिंस अल्फा के लिए अगर फॉर्मूला लिखते हैं और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस के लिए तो फॉर्मूला होता है पहले चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेसिस्टेंस मीन्स R2 माइनस R1 और डिवाइडेड बाई इनिशियल रेसिस्टेंस R1 और इनटू चेंज इन टेम्परेचर मीन्स T2 माइनस T1। ये होता है अल्फा के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला। हम लोग को फाइंड करना है T2, तो क्यों ना इसी फॉर्मूला पर रख करके सॉल्व कर ले। तो सॉल्यूशन करते टाइम देखिए क्या करेंगे इसमें हम लोग कि रखते हैं यहाँ से सारे के वैल्यू को। तो अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, या आप चाहो तो यहाँ से T2 के लिए इक्वेशन भी सॉल्व कर लो, लेकिन ज़्यादा आसान होगा कि आप यहाँ से करें। तो इसको उठा करके हम इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले इसका। तो देखिए T2 और माइनस T1 इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा R2 माइनस R1 और डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा अल्फा और मल्टीप्लाइड बाई R1 ऐसा। तो अब यहाँ से रख करके वैल्यू हम लोग पुट करके सॉल्व करते हैं। इसको आप चाहो तो इधर लेके आ सकते हो, तो आप लिख लो यहाँ से। तो T2 इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 और डिवाइडेड बाई अल्फा और इंटू R1 और प्लस यहाँ हो जाएगा T1। अब सारे के वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं, ऑलरेडी गिवन है यहाँ। तो R2 का वैल्यू यहाँ से लिखते हैं T2 के लिए। तो R2 का वैल्यू देखिए दिया हुआ है कितना 117। तो 117 और माइनस R1 का वैल्यू दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाई यहाँ है अल्फा इंटू R1। तो अल्फा का वैल्यू देख लीजिए 1.70 इंटू 10⁻⁴ और मल्टीप्लाइड बाई R1 का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 100 और प्लस आपको करना है तो प्लस कर देते हैं। और T1 का वैल्यू दिया हुआ है 27, तो 27 रखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऊपर करिएगा तो उम्मीद करता हूँ 117 माइनस 100 करेंगे तो 17 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1.7 इसको हम लोग अगर रखते हैं, जीरो को का तो कोई ज़रूरत है नहीं इसमें, और 10⁻⁴। और अगर इसको आप पावर में लिखिएगा तो +2 हो जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं इसको -4 इंटू 10⁻+2 और प्लस यहाँ कर देते हैं 27। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। आप 17 से 17 को कैंसिल कर लीजिए और यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपको मिल जाएगा ऊपर 10 डिवाइडेड बाई नीचे 10⁻⁻4 और +2। तो यहाँ 10⁻⁻2 हो जाएगा और प्लस यहाँ 27, इसको ऊपर कर लीजिए अगर तो ये 10 और इंटू 10⁻+2 और प्लस यहाँ 27 होगा। या आप इसको अगर यहाँ 1 0 है और पावर के 2 जो दिया हुआ है उसको 2 0 करके लिखें
तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा और प्लस 27, या इसको हम लोग 1000 और प्लस 27 करेंगे तो ये हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस, और हम लोग निकाल रहे थे T2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था NCERT के 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि सारी बात इसमें आपको समझ में आई होगी कि पहले T1 R1 और दिया हुआ उसको रखते हैं, T2 आपसे पूछ रहा है और R2 गिवन है और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला हमारा ये होता है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए हर हाल में, और इसी को सॉल्व करके जब हम निकालते हैं तो देखिए T2 के लिए टेम्परेचर, कभी कभी जो है ना ऐसे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रह गया तो वो मच बेटर है, काफ़ी आसान हो जाएगा सॉल्यूशन। तो अगर कहीं टेम्परेचर निकालने के लिए कह दे किस टेम्परेचर पर वो रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा यहाँ R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू R1 और प्लस T1 रख करके सारे वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो 1027 डिग्री सेल्सियस जब हम करेंगे टेम्परेचर हो जाएगा हीटिंग एलिमेंट का, और तब इसका रेसिस्टेंस 117 ओम हो जाएगा। मतलब अगर 27 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम है तो 1027 डिग्री सेल्सियस जाने पर टेम्परेचर ये 117 ओम रेसिस्टेंस का होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होऊंगा। उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा आप लोग को। और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या जिस भी टॉपिक में, फिजिक्स के जिस भी टॉपिक में जहाँ भी आपको लगे कि नहीं इसको हमको बोर्ड पे समझना है, तो आप जो AIP के स्टूडेंट हैं वो AIP के ऑफिशियल नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर इस टॉपिक को आप बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दीजिए, देन आई विल एक्सप्लेन दैट टॉपिक ऑन द बोर्ड। कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट को बिल्कुल क्लियर समझ में आए, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी ना हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस टॉपिक में आपको फिजिक्स से प्रॉब्लम होता है 11-12 के, उस टॉपिक को मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। मैं उस टॉपिक पर बहुत जल्द वीडियो ला करके आप लोग को और क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।